है, हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा सेक्शन 35A B D टेलीकम्युनिकेशन सर्विस का लाइसेंस के ऊपर है ना। सी है कि ऐसी है पहली बताइए। हाँ ठीक है पहली। तो जो टेलीकॉम कंपनी है वही इसका लाइसेंस ले रही है। और इस इलस्ट्रेशन में इलस्ट्रेशन 1 में कितना पेमेंट कर रहे हैं ये लोग, कितना करेंगे 18 लाख 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। पहला इंस्टॉलमेंट कब है तो 18 लाख का आधा कितना हुआ, ठीक है 9 लाख एक कब पे करेंगे 10/4/2022 और दूसरा 10/4/2023। अब ये इनका बिजनेस ऑलरेडी चालू है, ये इसी बिजनेस में है, ठीक है एंगेज ही है बिजनेस में, मतलब ये ऑलरेडी बिजनेस में है, एंगेज इन बिजनेस। तो इनका आगे के साल से नहीं होंगे, कब से होगा इनका, तो जब से ये लाइसेंस ले तभी से होगा, ठीक है। तो पहला साल, ठीक है देखिए इसका रूल अब रूल पढ़िए जिससे आपको थोड़ा और समझ में आए। देखिए रूल में देखिए क्या लिखा हुआ था कि आप जब कैपिटल एक्सपेंडिचर किए हैं ये राइट एक्वायर करने में, या तो बिफोर वाला है या आप जब का बिजनेस चालू है, जब आप एक्चुअली पे किए हैं, ठीक है तो आपको डिडक्शन अलाउ होगा, ठीक है पहला कि जहां पे लाइसेंस फी एक्चुअली पे हो चुका है बिफोर कमेंसमेंट, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, ये तो हमारा केस है। दूसरा केस बिगिनिंग विद द ईयर इन व्हिच द लाइसेंस फी एक्चुअली पेड, जब आप एक्चुअली पे कर दिए उसके लिए लाइसेंस फी। तो पहला इंस्टॉलमेंट जो है हमारा 9 लाख का, वो किस ईयर के लिए हो गया हमारा 10/4/2022 है। कौन सा ईयर हुआ ये हमारा फाइनेंशियल ईयर, कौन सा हुआ बोलिए 22-23, और इसका कौन सा फाइनेंशियल ईयर हुआ 23-24। लेकिन आपका काउंट हुआ है पीरियड कब से 1/4, आपका लिखा हुआ है ना कि कब से आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंटर दी एग्रीमेंट में 1/4/2022 को फॉर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स लिखा हुआ नीचे में, कब फ्रॉम 1/4/2022। तो देखिए आपका ईयर तो 22 से चालू हो गया, 10 साल वहीं से चालू हो गया ना। तो पहला इंस्टॉलमेंट जो आप पे किए वो तो इसी ईयर में आता है, इसी साल में, क्लियर सबको 1/4/2022, उसका भी 22 है, इसका भी क्या है 22। तो यहाँ पे जो आप 9 लाख पेमेंट किए, अभी आपका कितना साल तक ये 9 लाख का फायदा मिलेगा, कितना साल तक, कितना साल के लिए 10 साल। तो इसका आपको डिडक्शन जो मिलेगा वो कितने सालों के लिए है बोलिए, कितना साल के लिए डिडक्शन कब से मिलेगा आपको, इसी ईयर से मिलेगा। तो कितना ईयर के लिए मिलेगा टोटल 10 साल के लिए, क्योंकि आपका 1/4/2022 से ही कितना साल के लिए मिलता है डिडक्शन, मतलब आपको लाइसेंस कितना साल के लिए मिला 10 साल। तो ये जो 9 लाख आप पे किए हैं इसका फायदा आपको कितना साल के लिए मिलेगा 10 साल। तो 10 साल के लिए मिलेगा, तो हम लोग का तो ये एक साल में पूरा हमको 10 लाख माइनस नहीं करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, क्लियर सबको, क्योंकि हमको फायदा कितना मिलेगा 10 साल तक, तो हमको माइनस कितना में करना चाहिए 10 साल में। तो इस साल में कितना माइनस करेंगे, डिवाइड कर देंगे 10 से, क्लियर हो गया सबको, समझ में आया। जैसे आप 10 साल के लिए लोन लिए हैं तो क्या करेंगे हम लोग, अगर हम लोग ऐसा बोल दें कि हम हर साल आपको बराबर पेमेंट करेंगे, तो कितना लोगे डिवाइड बाय 10, क्लियर हो गया, क्लियर है। तो इसका फायदा आपको कितना साल तक मिलेगा 10 साल। तो इस साल को कितना रिडक्शन मिलेगा 9 लाख डिवाइडेड बाय कितना 10 इयर्स, क्लियर हो गया। 9 लाख टोटल पेमेंट किए, इसका फायदा कितना मिलेगा हमको, कितना सालों तक 10 सालों तक। तो इस साल में कितना हमको फायदा मिलेगा 90,000, डिडक्शन कितना मिलेगा हमको बोलिए 90,000। अब देखिए ये हम अगले साल में अब चले, अब आपको 10 साल के लिए वो लाइसेंस मिला है, लेकिन एक साल तो पार हो गया, ये जब आप पेमेंट करेंगे इसका 9 लाख, ये तो अगले साल आप पेमेंट कर रहे हैं ना, इसका फायदा आपको कितना मिलेगा, बचा कितना साल हुआ, एक साल तो पार, बचा कितना 9 साल, क्लियर हो गया। तो इसमें हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे 9 लाख डिवाइडेड बाय 9, 10 नहीं, क्यों, क्योंकि अब तो 9 ही साल बचा हुआ है, फायदा कितना साल में, कितना साल तक ले सकते हैं 9 ही साल तक। तो 10 कर देंगे तो 10वां साल तो आएगा ही, उससे पहले आपका खत्म हो जाएगा लाइसेंस,
डिवाइडेड बाय कितना करेंगे हम लोग, ये हो गया। यहाँ 10 इयर्स था, यहाँ कितना हो गया 9 इयर्स। तो यहाँ पे मेरा डिडक्शन का अमाउंट कितना आएगा, तो सिर्फ एक साल में, मतलब कौन सा साल 22-23 में सिर्फ एक ही डिडक्शन मिलेगा, कितना 90। लेकिन अगले साल में ये 90 भी तो मिलेगा। क्लियर हो गया सबको। अगले साल कौन सा साल, फाइनेंशियल ईयर 23-24, 22-23 में तो सिर्फ हमको डिडक्शन कितना मिला, डिडक्शन इस सेक्शन में, किस सेक्शन में 33 ए बी की कितना मिला हमको 90,000, बस इतना। अगले साल में ये 90,000 तो मिलेगा क्योंकि तो 10 साल में मिला है, क्लियर है। तो ये 90,000 और प्लस इस साल में कितना है 1,00,000, कितना हो गया 1,00,000। ठीक है, आप ऐसे मत लिखिएगा, पूरा 1,00,000 लिखिएगा, हमको तो जल्दी इतना ही सीधा मत करिए, 1,00,000। नेक्स्ट ईयर का बोलिए तो क्या है 24-25 में, 24-25 अब तो मिलते रहेगा। ये 90,000 प्लस साल के लिए मिलना ही है, और ये अब यहाँ से चालू हो गया, ये 9 साल के लिए मिलेगा ही। तो 10 जो 10वां साल तक है यहाँ से 22-23 से, वो तो मिलते रहेगा ना, बहुत साल भी, जब तक वो उतना 60 खत्म नहीं होगा तब तक मिलेगा, मिलेगा सबको। कितना हुआ यहाँ पे भाई 1,90,000, दोनों का मिलते रहेगा, ये कंटिन्यू होते रहेगा कब तक 10 साल तक। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया सबको, क्लियर है। तो ये 10 साल तक हमारा, ठीक है। कोई डाउट है इसमें तो देख लीजिए बुक में कैसे बनाया है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना में पे किए, पेज इतना है, इसमें 1 इतना है। तो प्रीवियस ईयर 23-24, इसमें बस हमारे लिए कौन सा ईयर मायने रखता है 23-24, इसीलिए हम लोग किसका चेक करेंगे 23-24 का, क्योंकि हमारा वही असेसमेंट ईयर चल रहा है 24-25। तो हमारे लिए तो मेन कौन सा देखना है हमको। एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता था आपको कि 22-23 में कितना मिलेगा, 22-23 में कितना है सिर्फ 90। क्लियर हो गया, पूछा जा सकता था 24-25 में कितना, फिर से 1,00,000। क्लियर हो गया सबको। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, सेक्शन कौन सा है बोलिए 35 एडी, अंडरलाइन करिए, जिसका भी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है उसको बोल देते हैं, लिख भी देते हैं, आपको चिन्हित करवा देते हैं जो बार बार आएगा। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए एनएसएससी सर भी लिखा हुआ है, डिडक्शन मिलेगा कोई भी खर्चा किया कैपिटल नहीं चलता, लेकिन किसका छोड़ के, लैंड या गुडविल या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को छोड़ के, है ना। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये सब होता है उसको हटा के जो भी आपका खर्चा किए हैं किस पे, कैपिटल का, तो इसमें किस किस चीज को आउट कर दिया गया, लैंड को छोड़ दिया गया, गुडविल को और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। बिल्डिंग को तो नहीं लिया, मतलब बिल्डिंग पे खर्च करेंगे तो आपको उसका रिडक्शन मिलेगा, मशीन पे खर्च करेंगे तो उसका रिडक्शन मिलेगा, जिसका भी नाम नहीं लिखा उसका मिलेगा कैपिटल वाला। क्लियर है सबको, बड़ा खर्चा क्लियर है सबको, अंडरलाइन कर लीजिए। एक्सेप्शन वाला जो भी है उस पे नहीं मिलेगा, जो आपका पूरा बिजनेस पर्पस के लिए हुआ है, इसी बिजनेस के लिए जो स्पेसिफाई किया गया है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कोई भी कैपिटल खर्चा अगर होता है, ठीक है, जिसके लिए पेमेंट या लगातार आप पेमेंट कर रहे हैं, अब ये अलग वाला चीज है, ये कैश वाला चीज है। हाँ, अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर दिन में अकाउंट पेइंग चेक, अकाउंट पेइंग चेक आप जानते हैं क्या होता है, बिजनेस लॉ इसमें पढ़े होंगे, जिसमें क्या होता है, ये तो चेक है, तो चेक को अगर क्रॉस करते हैं ऐसे तो वो अकाउंट में जमा होगा, अब उसका पैसा कोई काउंटर से जाके नहीं ले सकते। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। इसको क्या बोलते हैं, अकाउंट पेइंग चेक। अब वो अकाउंट में ही जाएगा, और कुछ लोग श्योर में यहां लिख भी देते हैं अकाउंट पेइंग, आप ये सिर्फ अकाउंट में ही जाएगा। क्लियर हो गया। अगर ये नहीं रहता है, सिर्फ बैंक, कोई बैंक चेक है, नाम लिखा हुआ है, सेल्फ लिखा हुआ है, तो उसको जाके कोई भी अगर नाम लिखा हुआ तो उनसे बैंक वाले मांग सकते हैं कि आप ही है ना, निकालिए अपना आईडी कार्ड। और सेल्फ लिखा हुआ है तब तो वो पेमेंट क्या होता है, ज्यादातर मिलने का चांस होता है। अगर अकाउंट पे अगर ऐसे क्रॉस कर दिया गया तो अब वो अकाउंट में जमा होगा, नहीं तो उसका काउंटर से पैसा आप ले सकते हैं। क्लियर हो गया, क्रॉस नहीं किया हुआ तो काउंटर से पैसा ले सकते हैं। तो अब क्या है रूल कि कोई भी जो कैपिटल खर्चा इसमें लिखा हुआ है, कोई भी एक पर्सन को एक दिन में अकाउंट पे चेक को छोड़ करके, ठीक है, जो बैंक पे बनाया गया है ड्राफ्ट, ड्राफ्ट जानते हैं हम लोग, ड्राफ्ट क्या होता है, जैसे चेक हुआ हो तो सीधे आपका ये सिंपल आप चेक बुक से देखिए, चेक देखिए ना,
यूपीआई को पेमेंट करना है तो कैसे उसका पेमेंट कैसे होता है कि वो बता देते हैं कि इस नाम से ड्राफ्ट आप बनाइए। जैसे 10,000 का ड्राफ्ट बनेगा तो उसमें लिखा रहेगा पेई, मतलब किसको आपको पेमेंट करना है उनका नाम लिखिए ऊपर, वो लिखा रहेगा इंस्ट्रक्शन। जैसे आप लोग कोई बैंक का भरेंगे, हाँ, तो वो लोग बताएंगे कि ड्राफ्ट बनाना है इस तरीके से डालना, पे इतना रहेगा, पेबल कहाँ पे रहेगा वो लिखवा लीजिएगा, और क्या करना है कितना अमाउंट रहेगा वो। तो बैंक में आप जाएंगे तो ड्राफ्ट बनाने का क्या लगता है, कमीशन लगता है ना। तो या तो आप चेक से ड्राफ्ट बना सकते हैं या अपना कैश देके ड्राफ्ट बना सकते हैं, कमीशन लेती है बैंक उसके लिए, ठीक है। तो वो फिर क्या करते हैं, वो ड्राफ्ट को जिसको जिसके मतलब जिसके लिए भी वो बनवाएंगे उनको क्या करते हैं, सेंड कर देते हैं, उनको दे देते हैं। तो वो क्या करेंगे, उस ड्राफ्ट को लेंगे और अपने बैंक में उसको जमा करेंगे। तो जैसे क्या हुआ, एक तरह से डायरेक्ट कैश नहीं देके वो ड्राफ्ट के जरिए पैसा लेते। लेकिन आजकल और भी ज्यादा इजी हो गया, अब सीधे क्या आता है, यूपीआई से स्कैन कर चल जाएगा, ज्यादा इजी हो गया ना अब तो। अब उसको बारिश आई में कट जाएगा या पॉकेट में रहती है या कहाँ रहती है भूल गए, वो सब झंझट अब धीरे धीरे क्या होता है, अब क्योंकि सीधे ऑनलाइन हो तो तुरंत पेमेंट होता है ना, ज्यादा इजी। तो जैसे अकाउंट पे ड्राफ्ट भी अगर नहीं है, ठीक है, या आप इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो इन तीनों इनको छोड़ के, ठीक है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड को छोड़ के, इलेक्ट्रॉनिक मोड तो मोबाइल से यूपीआई वाला हो गया, या बैंक में भी देखे होंगे आजकल हम लोग भी क्या कर सकते हैं, वो आरटीजीएस ये सब सुने हैं आप, है ना, ठीक है, या और एक क्या है आरटीजीएस एक होता है, और एक क्या बोलते हैं लोग, एक और होता है उसी जैसा पेमेंट एन से होता है ना, हाँ एनएफटी, एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वे छोड़ के अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो कितना तक आप, कितना से ज्यादा नहीं कर सकते, 10,000 से ज्यादा अगर करेंगे तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। मतलब कैश में किसी को आप 11,000 का कुछ पेमेंट कर देंगे ना तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ बोला गया कैपिटल का खर्चा अगर इससे ज्यादा कर दिए, 10,000 से ज्यादा, बिना चेक दिए अकाउंट पे वाला या बिना अकाउंट पे ड्राफ्ट दिए, ठीक है। थोड़ा डिटेल में जाने के लिए अगर जो नहीं जान रहे हैं लिख लीजिए, होमवर्क में भी आप चेक करिएगा, अकाउंट पे ही चेक क्या होता है, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट क्या होता है, देखिए डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, ये सब आपको जानना चाहिए। जो लोग नहीं जानते हैं उनको कम से कम एक बार देखना चाहिए। जैसे हम शॉर्ट में बताए हैं, थोड़ा डिटेल में देखिए, वीडियो देखिए उसका, गूगल में थोड़ा देखिए, ठीक है, उसका फॉर्मेट भी देख लीजिएगा, ये ऊपर क्या बोलते हैं सैंपल देख लीजिएगा, ठीक है, पिक्चर, ठीक है। तो कितना तक मैक्सिमम अलाउड है कैश में, बोलिए कैश देने में कितना तक मैक्सिमम अलाउड है, 10,000, 10,000 से ऊपर अलाउड नहीं, एक दिन में एक ही पर्सन। क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है, एक ही पेमेंट के लिए या अलग अलग या बहुत सारा पेमेंट एक ही दिन में आप कर रहे हैं। तो देखिए इसमें अब बताया गया है डिडक्शन मिलेगा प्रीवियस ईयर में जब से आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेसिफाइड बिजनेस का। पहला इफ में क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर इंकर किए हैं प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ इट्स ऑपरेशन, ठीक है। अगर आप खर्चा किए हैं अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किए उससे पहले ही का खर्चा तो भी लिखा हुआ डिडक्शन मिलेगा, और अमाउंट आप कैपिटलाइज किए हैं कहां पे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जब से आप बिजनेस स्टार्ट किए। मतलब आपका बिजनेस पहले से नहीं था, अभी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही आपको क्या करना होगा, जब से बिजनेस स्टार्ट करेंगे आपको वो सारा जो भी खर्च किए हैं आप कैपिटल वाला उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना होगा। क्लियर हो गया सबको, क्लियर है, कैपिटलाइज करना होगा उसको, मतलब दिखाना होगा कि ये खर्च किए हैं, बिल्डिंग पे खर्च किए हैं, मशीन पे खर्च किए हैं, ठीक है। अभी देखेंगे कौन कौन सा बिजनेस। अब देखिए अब आया मेन पार्ट इसका, स्पेसिफाइड बिजनेस मतलब क्या है, मतलब कोई भी एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस, मतलब एक बिजनेस भी आप कर सकते हैं या एक से ज्यादा भी, इस तरह का बिजनेस। कौन सा बिजनेस, पहला सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ कोल्ड चेन फैसिलिटी। कोल्ड चेन फैसिलिटी जानते हैं क्या होता है, साक्षी कोशिश करिए, कोल्ड चेन फैसिलिटी मतलब हिंदी में क्या लिखा होगा, क्या है साक्षी, क्या लिखा हुआ, जोर से थोड़ा जानते हैं, कहीं पे है
डेली मार्केट बोलते हैं ना, वहाँ पे है, ठीक है, सेल निकलता है, फिर अचानक से ये निकलता है, तो वहाँ कोल्ड स्टोरेज मेंटेन करते हैं, ठीक है, अभी सुने वहाँ पे है। तो कोल्ड ये वाला बिजनेस अगर आप करते हैं तो उसमें क्या होता है, चीजें ज्यादा दिन तक सुरक्षित रहती है ना, ठीक है। बेमौसम का फल नहीं आप देखते हैं मार्केट में बिकते हुए, मौसम चलने का उसका फल दिख रहा है, कहां से दिख रहा है, वही कोल्ड स्टोरेज के कारण दिख रहा है। क्लियर हो गया, ठीक है। देखिएगा आम का सीजन अभी आया नहीं कि आम दिखने लगा, दिखता है ना, पर वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो कितना पुराना हो गया ना, वो तो टेम्परेचर में कर करके उसको जबरदस्ती में खाया है, जिंदा रहो, ठीक है। हालांकि ज्यादा स्वास्थ्य क्या होता है, सीजनल वाला है ना, सीजन वाला जो मिलता है वो ज्यादा बेटर है ना, फ्रेश। अच्छा कोल्ड ड्रिंक फ्रेश हुआ कि नहीं, कोल्ड ड्रिंक कब का बना है आज पी रहे हैं ना, तो वो भी वैसा फ्रेश नहीं। तो कोशिश ज्यादा बेटर बोलते हैं जो लोग इसको जानकार हैं कि अगर आप फ्रेश खाएंगे पिएंगे तो ज्यादा बेटर होता है इंस्टेड ऑफ पैकेट या जो बहुत टाइम वाला चीज, ठीक है। देखिए कोल्ड चेन फैसिलिटी मतलब क्या है, अ चेन ऑफ फैसिलिटीज फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, किसके लिए ये फैसिलिटी की है, एग्रीकल्चरल या फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, मीट या मीट प्रोडक्ट्स के लिए, पोल्ट्री के लिए, मरीन या डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, प्रोडक्ट्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर जानते हैं क्या होता है, अब आपका और होमवर्क स्टार्ट होगा, कुछ टर्म्स आ गए जिसके बारे में आप डायरेक्टली नहीं जानेंगे, सर्च करेंगे, ठीक है। होमवर्क में जो नहीं आने के टर्म लिखते रहिएगा, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर जानते हैं, फ्लोरिकल्चर, देखिए इसको एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन सुने हैं, और आप लोग भी देखिएगा, और जिसका भी इंग्लिश वाला बुक है वो क्या करिएगा, अगर नहीं पता तो लिखिएगा भी नहीं, हिंदी वाले भी लिखेंगे, ठीक है, जिसका भी डायरेक्टली मीनिंग नहीं समझ, क्योंकि लिखना तभी तो जानेंगे ये बिजनेस अलाउड है नहीं अलाउड है। फिर नेक्स्ट देखिए, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स अंडर साइंटिफिकली कंट्रोल्ड कंडीशन इंक्लूडिंग रेफ्रिजरेशन एंड अदर फैसिलिटीज नेसेसरी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ सच प्रोडक्ट्स। देखिए चीज पनीर आता है, सब कहां से कैसे सुरक्षित है, वही सब इसीलिए लिखा रहता है कि अगर उसको घर ले गए हैं, अब वो हट गया कोल्ड स्टोरेज से, अब घर चला गया, दिखाता है ना 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर कंज्यूम करिए, लेकिन एक्सपायरी डेट तो कितना दिन के बाद वाला भी है, अभी पूरा 5 महीना बचा हुआ है, लेकिन लिखा क्यों, क्योंकि उसका टेंपरेचर से हट गया, तो वो खराब हो जाएगा अगर आप कंज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा बिजनेस, पहला बिजनेस सब समझ गए कौन सा बिजनेस है, कोल्ड स्टोरेज वाला, क्लियर सबको। सेकंड, setting up and operating a warehousing facility for storage of agricultural produce। आप क्या रखे, वेयर हाउस वाला फैसिलिटी, गोडाउन जानते हैं ना, गोडाउन है किसके लिए, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए, कि वहां पे आप अनाज भंडार, जैसे आप ये सुने होंगे एफसीआई का होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गोडाउन होता है बड़ा बड़ा सरकार का है, उसी तरह आपका भी अगर कोई स्टोरेज वेयर हाउस ऐसे किए हैं और किस लिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो वो भी किस सेक्शन के अंदर आ जाएगा, 35 डी आ जाएगा, मतलब क्या आपको रिडक्शन मिलेगा किस सेक्शन के अंदर, 35 डी के अंदर। क्लियर हो गया सबको। फिर नेक्स्ट देखिए, लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस या क्रूड और पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन बिछाएं किसके लिए, नेचुरल गैस के लिए, या क्रूड या जो ऑयल होता है उसके लिए, या पेट्रोलियम के लिए, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग, ठीक है, स्टोरेज, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी और स्टोरेज के लिए भी उसी का पार्ट, नेटवर्क का ही अगर ये पार्ट है, जुड़ा हुआ पार्ट है। क्लियर हो गया सबको। तो इतने बिजनेस में आपको रिडक्शन मिलेगा इसका। अब देखिए और आ गया लाइन, अब ना जब हम लोग पहले देखे थे तो बहुत सारा इतना बिजनेस नहीं था, पहले कुछ ही बिजनेस था, फिर और देखिएगा डेट करके आवाज है, वो क्या हुआ, बाद में ऐड किया गया, अमेंडमेंट हो गया तो ऐड हुआ। देखिए एक और बिजनेस आया क्या, स्पेसिफाइड बिजनेस में, अब ये भी इंक्लूड होंगे जब जो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 1/4/2010 पहला, इसमें अब क्या 1/4/2010 से स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें किसको किसको मान लिया गया, आप वहीं पे भी इंडिया में बिल्ड कर रहे हैं और ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं ऑपरेट कर रहे हैं, क्या पहला एक नया होटल, कौन सा स्टार वाला, 2 स्टार या इससे अबव कैटेगरी, 5 स्टार होटल सुने, 5 स्टार होटल मतलब सुविधा को अलग अलग लेवल पे बांट दिया है, हाँ, जिसमें स्विमिंग पूल भी है, ये भी है, वो भी है, और इतना फैसिलिटी, उसको क्या बोलते हैं 5 स्टार, इससे भी ज्यादा है तो 6 स्टार 7 स्टार सुने
लेकिन 2 3 हम लोग जनरली नहीं सुनते हैं, अभी देखिए ना 2 3 भी है, 2 वाला को लिखा है ना, तो 2 स्टार भी 3 स्टार, समझ गए? तो रेटिंग क्यों मिलता है कि ये स्टार है, होटल है, ये स्टार होता है। क्लियर है? क्लियर है सबको? जैसे क्रिकेटर्स लोग आप जो सुने होंगे, जैसे रांची आते रेडिसन ब्लू में ठहरते हैं मेन रोड में, ठीक है? तो उसको जैसे बोल देते हैं कौन सा स्टार होगा, 5 स्टार। क्लियर हो गया? इससे भी बड़ा है जूनियर से 6 स्टार, सेमेस्टर जो भी स्टार जितना भी है वो तो देखना पड़ेगा कितना है। क्लियर हो गया? तो 2 स्टार या उससे ऊपर का होटल को भी किस सेक्शन में ले आएगा, 5 डी। क्लियर है? क्लियर है? बोलिए। फिर नेक्स्ट देखिए, अच्छा ये किसमें पॉइंट लिखा, जहां एसएससी ओन करते हैं ऐसा होटल लेकिन ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे पर्सन को, इसका ऑपरेशन काम करने के दूसरे को दे दिए, तो भी माना जाएगा एसएससी सर्टिफिकेट टू बी कैरी ऑन दिस बिजनेस, तो मान लिया जाएगा कि वो बिजनेस कर रहे हैं। अब देखिए दूसरा एक और बिजनेस को ऐड किया जाए इसमें, अगर आप किसी तरह हॉस्पिटल बनाते हैं उसको चलाते हैं इंडिया में कहीं पे भी, बाहर विदेश का बात नहीं हो रहा ना, तो यहाँ पे लिख दिया गया, अगर लिखा रहता कहीं पे भी तब तो फिर दूसरे वाले आपको तो भी मिल जाता, लेकिन सिर्फ इंडिया का बात हो रहा है। क्या है, आप जो बेड, ये हॉस्पिटल है, कितना कम से कम बेड का होना चाहिए, 100 बेड। हॉस्पिटल जाते हैं तो देखते हैं ना मरीज लोग जो बेड में रहते हैं, तो कितना होना चाहिए, 100, कम से कम 100 बेड्स, कम से कम लिखा, अगर कम होगा तो नहीं मिलेगा, ज्यादा होगा तो मिल जाएगा। क्लियर है? बिजनेस कर रहे हैं आप डेवलपिंग और बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट आपका घर बनाने वाला काम है, अंडर स्कीम फॉर स्लम रीडेवलपमेंट, स्लम एरिया को, ठीक है, अनाथ वाले जो गरीबी हैं जिनका पूरा सिस्टम मसाया नहीं है, उन लोग के लिए आप काम कर रहे हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या रिहैबिलिटेशन फ्रेम्ड बाय, या जो सरकार इसके लिए उनको व्यवस्थित करने के लिए, पुनर्वास के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाया गया है व्यवस्था, वो उनके द्वारा अप्रूव है। क्लियर हो गया सबको? अब फिर एक और बिजनेस लाया गया, ये कब से लाया गया, 1/4/2011, और उसके बाद इसमें क्या क्या ऐड किया गया, हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्कीम फॉर अफोर्डेबल, अब हम बस पढ़ेंगे मेनली क्योंकि आप समझ गए कि अलग बिजनेस को ऐड किया, अंडरलाइन कर लीजिएगा बिजनेस का नाम, अफोर्डेबल हाउसिंग फ्रेम लिखा हुआ है। दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया, फिर और बिजनेस को ऐड किया गया किस डेट से, 1/4/2012, ठीक है? इसमें जैसे क्या क्या ऐड किया गया, इनलैंड कंटेनर डिपोट या कंटेनर फ्रेट स्टेशन, अनलाइन करते जाइए बिजनेस का नाम। फिर बिजनेस अगर है बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन का, या प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स, ठीक है? फिर आप वेयर हाउसिंग फैसिलिटी किसके लिए स्टार्ट किए, शुगर के लिए, चीनी के लिए, अभी तक किसका था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब जैसे शुगर केन वाला वहां पे आ गया, लेकिन चीनी वाला कहां है, यहां, चीनी को साफ तौर पे अभी शामिल किया गया। क्लियर है सबको? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या था, जो आप उगाए, जैसे आलू उगाए, चिप्स को नहीं स्टोर करने का बात हुआ, किसको बात हुआ है, आलू को, शुगर केन उगाए, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो पहले पॉइंट पे कवर कर लिए। अब यहां पे किसका बात हो रहा है, शुगर वाला, ये कब से मिलेगा, 1/4/2012, उससे पहले अगर तो नहीं मिल रहा। क्लियर हो गया सबको? क्लियर है? फिर देखिए 1/4/2014 से और बिजनेस को ले आया गया, इसमें क्या बोला गया, लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आप भेज रहे हैं, ठीक है, उसके लिए पाइपलाइन कर लिए हैं। फिर वाटर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोले हैं आप, सेमीकंडक्टर वेफर लिखा है, वेफर, ठीक है, वेफर। फिर इसी तरह और बिजनेस को लाया गया 1/4/2017 से डेवलपिंग मेंटेन करने के लिए एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का मतलब क्या है, नीचे बताया कि आप क्या काम कर रहे हैं, रोड बनवाते हैं, रोड इंक्लूडिंग टोल रोड, ब्रिज या रेल सिस्टम, इस पे आप काम कर रहे हैं, या हाईवे प्रोजेक्ट ले रहे हैं, हाईवे बनवाते हैं, उसका काम करते हैं, इंक्लूडिंग हाउसिंग या अदर एक्टिविटी जो भी इसका पार्ट है हाईवे प्रोजेक्ट का। जैसे आप देखे होंगे कि रोड के किनारे जब सरकार अधिग्रहण करती है ना उस जमीन का, तब ना अगर पहले से किसी का घर है तो क्या होगा, उनको तो व्यवस्थित करना पड़ेगा।
एग्जाम तो है ही नहीं, तो कौन सा एग्जाम लिखना है? तो छुट्टी तो मिल ही जाएगा, उसमें क्या है? हाँ, इसकी कोई दिक्कत नहीं, तबियत खराब हो जा सकती है। हाँ, कहाँ थे हम? हाँ, वो जो रोड के किनारे जो रहता है उनका घर जैसे बना हुआ है, जमीन है, इधर करके तो उनको भी क्या होता है, सेटल करना पड़ता है ना, तो वो भी क्या इसी का पार्ट हो जाएगा। लिखा हुआ है कि जो बिजनेस हाईवे वाले प्रोजेक्ट में है और वो ये काम भी देख रहे हैं तो भी उनको डिडक्शन अलाउड होगा ऐसा। फिर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में है या पोर्ट एयरपोर्ट ये सब आप बना रहे हैं। सिंपल बोलने का क्या मतलब है कि बिजनेस में है जो अभी तक हम लोग पढ़े, पॉइंट नंबर कितना H तक आपको डिडक्शन मिलेगा। किस सेक्शन में? 35। तो किस सेक्शन में? 35 डी। क्लियर हो गया? कितना मिलेगा? 10। अपने मन से वो भी बताया जाएगा। अभी देखिए नीचे बताया है कंडीशन है। अब डिडक्शन मिलेगा स्पेसिफाइड बिजनेस के केस में पहला। अच्छा ऐसा काम करते हैं, थोड़ा देर करके फिर क्लास ओवर करते हैं ताकि फिर आप लोग भी फ्री हो जाए। ठीक है, फिर हम लोग जा सकते हैं, है ना? ठीक है, तो कर लेते थोड़ा कंटिन्यू फिर ओवर करते हैं, है ना? ठीक है, देखिए कंडीशंस फॉर डिडक्शन इन केस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। क्या कंडीशन है? पहला, इट इज नॉट सेट अप बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिजनेस ऑलरेडी एक्जिस्टेंस। कि कोई बिजनेस को तोड़ के फिर बिजनेस आप कर रहे हैं उससे नहीं, तब डिडक्शन नहीं मिलेगा, नया बिजनेस होना चाहिए। क्लियर हो गया? क्लियर है सबको? बिजनेस को तोड़ के या दोबारा से करके तब। फिर इट इज नॉट लिखा है, वो इंपॉर्टेंट चीज है ना, फिर अंडरलाइन कर लीजिएगा, नहीं वाला। फिर इट इज नॉट फॉर द ट्रांसफर टू स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ मशीनरी और प्लांट एक्सीडिंग 20% प्रीवियसली यूज्ड फॉर एनी पर्पस। मतलब कोई भी जो पहले आप यूज किए हैं मशीनरी या प्लांट को, तो जैसे एक पहले से आपका बिजनेस था उसमें आप 100 रुपए का मशीन, हाँ मान लेते 10 मशीन है, सबका दाम है 10 रुपए। समझ में आया कितना मशीन होता है? 10। उसमें आप कितना मैक्सिमम यूज कर सकते हैं इस बिजनेस के लिए? 20%, मतलब 2 ही मशीन यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ सबको? उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा यूज करेंगे तो फिर रिडक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट, ये पॉइंट समझना जरूरी है क्योंकि तभी रिडक्शन वाला आपको समझ आएगा कहां मिलेगा कहां नहीं। स्पेसिफाइड बिजनेस जो मेंशन किया गया ए और बी में, उसका ऑपरेशन कब से स्टार्ट हो गया? 1/4/2009 तब से स्टार्ट होगा। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, जो ए और बी वाला है क्योंकि वहां तो कोई डेट नहीं लिखा हुआ था। क्लियर है? तो वो 1/4, लेकिन आपके केस में तो सबका मिलेगा ही 2022। अगर कोई नया ही थोड़ा ही साल पहले स्टार्ट किया तो 23-24 के अंदर तो सब आ ही जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए स्पेसिफाइड बिजनेस जो है वो उसमें ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहला क्या कि ये एक कंपनी के द्वारा ओन होना चाहिए जो रजिस्टर्ड है इंडिया में, या उन्हीं समूह के द्वारा जो कहां पे इंडिया वाले समूह है। ठीक है, कि उनका एक साथ गठबंधन किए वो लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग कंपनियां कर रहे हैं, या कोई अथॉरिटी या बोर्ड या कॉर्पोरेशन के द्वारा जो बनाया गया है, एस्टैब्लिश किया गया है, किसमें? सेंट्रल या स्टेट या मतलब ये सब क्या है ना, अलग अलग कंडीशन आ रहा है कि ये का पालन होगा तो मिलेगा एलिजिबल कौन-कौन है। दूसरा, ये किसके लिए है? लेकिन जो पॉइंट नंबर सी से स्टार्ट हुआ है बिजनेस, हाँ ना, वो नेचुरल गैस या पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन वाला, ठीक है ना, ये सब पॉइंट किसके लिए? सी पॉइंट से। क्लियर सबको? सी पॉइंट के लिए क्लियर है सबको? लिखा माना किस पॉइंट के लिए एप्लीकेबल है? सी वाले के लिए। यहां पे हम लोग किए ना पाइपलाइन जो था ना, देखिए समझ में आया सबको? क्लियर है? क्या हो गया आपका डाउट क्यों लग रहा है? आसान ही है। नेक्स्ट देखिए, इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। किसके द्वारा अप्रूव होना चाहिए? पेट्रोलियम और उसी का पाइपलाइन ही दिखा रहे हैं ना, तो वो बोर्ड क्या करनी चाहिए? अप्रूव करनी चाहिए। कल पेपर आप लोग पढ़े, कल पेपर में आया था कुछ क्रिकेटर के ऊपर केस चलने वाला चांस बन रहा है। जो लोग ऑनलाइन बेटिंग जो प्लेटफॉर्म में चले गए और वो ऑनलाइन बेटिंग जो कंपनी करवा रही है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। समझ में आया? रजिस्टर्ड ही होंगे तो क्या होगा? तो ये रजिस्टर फिर नहीं, ऊपर से क्या होगा? कार्रवाई। तो
झेलना पड़ सकता है ना। फेमस क्रिकेटर्स भी फंस सकते हैं, ठीक है, विकेट। इसीलिए यहाँ पे लिखा बोर्ड का, ठीक है। देखिए तो अप्रूव होना चाहिए, समझ गया। अप्रूव का मतलब वो उनके द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। जैसे कुछ आपको ध्यान रखिएगा, जब अभी आगे आप लोग हायर स्टडीज के लिए जाइएगा तो कुछ यूनिवर्सिटी या जहाँ कॉलेज में आप जाइएगा, अप्रूव है कि नहीं वो पहले जान लीजिएगा, उसका प्रोस्पेक्टस और लेने के और ऑनलाइन चेक कर लेना चाहिए। या जो कोर्स आप कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन कोर्स का हम परसों देख रहे थे न्यूज़पेपर में, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज जो भी है वो आपका ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग से आप नहीं कर सकते, मतलब उसका पर्टिकुलर आपको इंस्टीट्यूशन में जाके करना होगा। जैसे अभी आप लोग बैठे हैं ना, वैसे ऑनलाइन नहीं चलेगा। जैसे किसका लिखा था, इंजीनियरिंग लिखा था, इंजीनियरिंग, फिर शायद साइंस वाला इंजीनियरिंग, मेडिकल था और एक था लॉ। ये कोर्स आप ओडीएल मोड से नहीं कर सकते, ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग मोड से अलाउड नहीं है यूजीसी के द्वारा। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि पैसा कमाने के लिए वो क्या करते हैं कि जानकारी नहीं, जिनको वो एडमिशन लेंगे तो पैसा तो फंस जाएगा ना उनका, ठीक है, हो सकता है वो गायब हो रहे हैं फिर, ठीक है। तो कहाँ ढूंढिएगा। इसलिए जो भी कोर्स आप करें या जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशन में जाए उसका पता कर लेना चाहिए कि आपको है कि वही पॉइंट है आपको मानना चाहिए, ठीक है। ये उनके द्वारा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी। फिर लिखा हुआ है कि सच अ प्रोपोर्शन ऑफ इट्स टोटल पाइपलाइन कैपेसिटी जो स्पेसिफाई किया गया है पेट्रोलियम बोर्ड के द्वारा, वो अवेलेबल है यूज के लिए कॉमन करियर बेसिस बाय एनी पर्सन अदर देन एसोसिएटेड और एंड एसोसिएटेड पर्सन। ठीक है, अलग-अलग पॉइंट्स हैं तो आप रीड बस करते जाइए इसको, इधर स्टार्टेड और ठीक है ऑपरेशन इतना अलग-अलग पॉइंट्स। फिर 3580 में देखिए लास्ट वाला क्या है कि आपको रिडक्शन कितना मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन किसको किसको छोड़ के, लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को छोड़ के, फाइनेंशियल एसेट्स को छोड़ के, वहां इंस्ट्रूमेंट लिखा था, एसेट लिखा हुआ है। इनकर्ड बाय द सेसी ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड बिजनेस। डिनायल ऑफ रिडक्शन, नेक्स्ट लिखा नहीं मिलेगा रिडक्शन, कब लिखा है, कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर आप किसी और सेक्शन में इसका फायदा ले लिए हैं या पिछले साल आप ले चुके हैं किसी भी साल, क्योंकि डबल रिडक्शन तो मिलेगा नहीं, एक बार मिलेगा तो हो गया ना। डेढ़ सबको एक आप मशीन खरीदे 10 लाख का, इस साल रिडक्शन मिलेगा, अगले साल मिलेगा आपको नहीं ना, क्लियर है। या किसी और सेक्शन में आप ऑलरेडी ले लिए 10 लाख का रिडक्शन तो मिलेगा आपको किसी चीज के लिए। फिर रिडक्शन आर नॉट बी अलाउड अंडर सेक्शन 10AA, 10AA में भी नहीं मिलेगा या अंडर सेक्शन, ठीक है, इसमें अगर आप ऑलरेडी इस सेक्शन में ले लिए, मतलब सिंपल बोलने का ये मतलब है किसी एक सेक्शन में इनकम टैक्स का अगर मिल रहा है आपको रिडक्शन इसी चीज का, लेकिन आप पहले से कोई दूसरे सेक्शन में ले लिए तो नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया। तो वहां लिए यहां मत लीजिए, यहां लिए वहां मत लीजिए। क्लियर हो गया, ठीक है। तो एक का पालन आप करेंगे। फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस है कि अगर आपका लॉस बचा हुआ है तो आप उसको आगे के वर्षों में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसको आप सिर्फ किससे माइनस करेंगे, स्पेसिफाइड बिजनेस वाले से ही माइनस करेंगे, कोई दूसरे बिजनेस से नहीं। मतलब जैसे कि अगर पढ़े ना, कोल्ड स्टोरेज वाला भी स्पेसिफाइड में आता है, पाइपलाइन वाला भी किसमें आता है, स्पेसिफाइड में। इन दोनों का आपस में कर सकते हैं, लेकिन कपड़ा वाला बिजनेस का प्रॉफिट हुआ, इसका लॉस हुआ तो इसका लॉस उससे माइनस नहीं होगा। क्लियर हो गया। स्पेसिफाइड बिजनेस 35D वाला जितना भी बिजनेस अभी हम लोग पढ़े उसका लॉस होता है तो सिर्फ किससे लेस होगा, स्पेसिफाइड बिजनेस वाले ही प्रॉफिट से। क्लियर हो गया सबको, दूसरे बिजनेस से नहीं, मतलब नॉर्मल बिजनेस से लेस नहीं होगा। कपड़ा का बिजनेस है, फर्नीचर का बिजनेस है, ये सब बिजनेस से आप लेस नहीं कर सकते। क्लियर है। जिसका भी नाम यहाँ नहीं उससे लेस नहीं कर सकते। इसका लॉस क्लियर हो गया सबको, इसका लॉस इसी से माइनस होगा, 35D का 35AD का 35AD से ही लेस होगा। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो वही फिर एग्जांपल में बताया गया है, कोई अनअब्सॉर्ब्ड लॉस रहा तो उसको आप आगे के वर्षों में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मेनली डिटेल हम लोग लेकिन आगे पढ़ेंगे, आगे जो चैप्टर आएगा ना सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, उसमें इसका डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग वही पूरा डिटेल में नहीं दिया, तो शॉर्ट है, यहाँ तो बस हल्का सा समझाया गया कि मिलेगा ऐसे कर, वहां पे सारा बिजनेस सारा हेड का बात होने लगेगा किस सेक्शन में, जब इसी का हमको चैप्टर पढ़ेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाला आ गया है, ठीक है। अब हम क्योंकि मेन बताया आपको कुछ पॉइंट्स, अब आपके लिए छोटा-छोटा पॉइंट्स है। देखिए 9, 10, 11 होमवर्क में 12 देखिए प्रीलिमिनरी खर्चा, यही हम लोग बात कर रहे थे कि बिजनेस स्टार्ट होने से पहले जो खर्चा हुआ है आपका उसका रिडक्शन आपको मिलेगा, लेकिन उसका रूल है किसको मिलेगा और कैसा है वो है।